नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सरकार का दावा है कि इसमें किसान, महिला और युवाओं का ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 130 करोड़ जनता की उम्मीदों का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं। 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 80 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होगा, 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग के दायरे में आएंगे। जाहिर है इन घोषणाओं से युवाओं को रोजगार और विकास की रफ्तार में तेजी आएगी। कोरोना की मार झेल रही अर्थव्यवस्था से देश को उभारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तवज्जो दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 घंटे 31 मिनट का बजट पेश किया। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया है। सुविधाओं का ज्यादा ख्याल रखा गया है। शहरों से लेके ग्रामीण विकास का खाका तैयार किया गया है। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से लेकर 2023 में ई पासपोर्ट होगा लागू। शहरों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन योजना शुरू होगी। इन घोषणाओं के बाद क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार कह रही है कि इससे बुनियाद मजबूत होगी। सरकार इस बार 7.50 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय करेगी। इसके क्या मायने हैं, देखिए ये रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2022-2023 का कुल बजट 39.45 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से सरकार को कुल 22.84 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। यानी सरकार को पूरे बजट खर्च के लिए करीब 11.58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना होगा। मौजूदा वर्ष में भी सरकार ने 8.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। 7.5 लाख करोड़ रुपए का होगा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय यानी कैम्पेक्स में 45.4% की होगी बढ़त। पिछले साल पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रुपए का था। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% तक करने का लक्ष्य है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन और कानून वापसी के बाद सरकार ने आज किसानों को क्या दिया, ये रिपोर्ट देखिए। 3 कृषि कानून के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि वो एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी करेगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। किसानों को एमएसपी के लिए 2,07,000 करोड़। किसानों को डिजिटल सर्विस देगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर जोर। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। 1 स्टेशन 1 उत्पाद योजना की शुरुआत। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि रेलवे छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। इस बार मोदी सरकार का रक्षा बजट मेक फॉर द वर्ल्ड पर केंद्रित है। कोशिश यही है कि हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बने और इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत हो। मोदी सरकार ने इस बार के रक्षा बजट को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पर केंद्रित किया है। सरकार हथियारों की खरीद पर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। लिहाजा पूंजीगत बजट को पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 58% से बढ़ाकर 68% कर दिया गया है। पूंजीगत खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए खर्च होगा। मेक इन इंडिया के जरिए दूसरे विकल्पों को तलाशा जाएगा। डीआरडीओ को 25% अधिक धनराशि दी जाएगी। बजट में रक्षा क्षेत्र को मजबूती के लिए विकास और अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। डिजिटल एसेट्स पर सरकार ने टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इस बीच सरकार खुद की डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसी साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यही वजह है कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल रुपी लॉन्च करेगी, जिसमें ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। 2022 से 23 में डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी है। डिजिटल करेंसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा। सरकार के प्लान के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने इसे पायलट आधार पर थोक और खुदरा क्षेत्रों में पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। टीवी9 भारतवर्ष के सवाल पर क्या बोली वित्त मंत्री, आइए वो भी आपको बता देते हैं। डिजिटल एसेट पर फैसला ड्राफ्ट में तय होगा। फिलहाल डिजिटल एसेट में क्रिप्टो शामिल नहीं है, ये कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीवी9 भारतवर्ष के सवाल के जवाब पर। क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी,
तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में, घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। नहीं मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल एसेट क्या है बेसिकली। ठीक है, वही है वो प्रश्न, और डिजिटल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सब उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद है, उस समय बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है। इस बजट में टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे करोड़ों टैक्स पेयर में मायूसी है। बजट से नौकरी पेशा वाले लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मायूस किया है। सुबह से टीवी पर टकटकी लगाए थे कि वित्त मंत्री के सूटकेस में उनके लिए कुछ तो जरूर होगा। जब खबर आई कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, तो उम्मीदों का दिया बुझ ही गया। कॉर्पोरेट टैक्स 18 से 15%, कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12 से 7%, दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट, एनपीएस में योगदान 14% तक हो सकेगा, कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट। सरकार ने भले ही दूसरे क्षेत्रों में राहत दी हो, लेकिन टैक्स धारकों को मायूसी ही हाथ लगी है। इस बार राज्यों के कर्मचारियों को एनपीएस योगदान में छूट दी गई है। अब इन्हें भी टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस के निवेश पर राहत दी गई है। राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस योगदान पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% योगदान पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार के 14% योगदान पर छूट मिलती थी, तो वहीं राज्य कर्मचारियों के लिए ये छूट 10% थी। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि एनपीएस पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर की तादाद 4 करोड़ से ज्यादा रही, जो कि पिछले साल से 24% ज्यादा है। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को इस बजट से थोड़ी उम्मीद बढ़ी है। सरकार ने 60 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है। 2021 में बेरोजगारी ने कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई में ये दर 11.9% तक पहुंच गई थी। कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए। ऐसे में केंद्र सरकार ने युवाओं को नई उम्मीद दी है। मोदी सरकार ने आज 60 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया। 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां। रोजगार को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। लॉकडाउन और बंदिशों का सबसे ज्यादा खामियाजा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी सहित कई सेक्टर्स को भुगतना पड़ा है। सरकार इसी वित्त वर्ष में 5G सर्विस शुरू करने जा रही है। गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मोदी सरकार ने बजट में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार इसी साल 5G सर्विसेज शुरू करने जा रही है। इसके लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 2022 में 5G सर्विस शुरू होगी। गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे। PLI स्कीम के तहत दिया जाएगा बढ़ावा। सरकार रूरल एरिया ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम करेगी और भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 2025 तक इस काम को पूरा किया जाएगा। सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का बजट दिया है। इससे 80 लाख नए घर बनेंगे। सरकार कहती है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना आशियाना होगा। हर गरीब के सिर पर एक अदद छत होगी। इसलिए सरकार पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना में पंख लगाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, ताकि गरीबों के लिए घर बन सके। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनेंगे। 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि, ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा। इन घोषणाओं के बाद जिनके पास घर नहीं है, उनमें उम्मीद जागी है कि उनके भी दिन बहुरेंगे। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर मजबूत करने पर जोर दिया है। क्या है सरकार का हेल्थ प्लान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हेल्थ सेक्टर में मोदी सरकार नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रही है। कोरोना महामारी के बीच इस बार हेल्थ पर फोकस किया गया है, जिसमें हेल्थ प्रोवाइडर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डिजिटल रजिस्ट्री होगी। एक प्लेटफॉर्म में यूनिक हेल्थ आईडी और स्वास्थ्य सुविधाओं को यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा। नेशनल टेलीमेंटल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
सरकार ने ये कदम कोरोना के दरमियान बढ़ती मानसिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है, जिसके तहत लोगों तक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। आधी आबादी यानी महिलाओं को इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। सरकार कई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट को किसानों, महिलाओं और युवाओं का बजट बताया है। सरकार ने महिलाओं के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने की बात कही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य को मजबूती, बाल स्वास्थ्य में सुधार का ऐलान। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने घाटे में चल रही रेलवे को कई सौगातें दी हैं। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू होंगी। घाटे में चुप चुप दौड़ती रेलवे को पटरी पर लाने के लिए बूस्टर डोज लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को बड़ी सौगात दी है। रेलवे का आधुनिकीकरण और ट्रेनों की रफ्तार और सुविधाओं पर जोर दिया गया है। 3 साल में शुरू होंगी 400 वंदे भारत। बजट में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का जिक्र। 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत सुरक्षा और क्षमता में बढ़ोतरी होगी। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच मिलेगा। कोरोना की वजह से रेलवे भी घाटे में है। उम्मीद है कि बजट से रेलवे की सेहत में सुधार होगा। वित्त मंत्री ने ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था में ऑटो सेक्टर बूस्टर से कम नहीं है। कोरोना काल में भी ऑटो सेक्टर मजबूती से खड़ा है। वित्त मंत्री ने ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण बाजारों में ऑटोमोबाइल की मांग बढ़ेगी। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की घोषणा। रूरल व्हीकल डिमांड के लिए 2,73,000 करोड़ एमएसपी। कार, बाइक, स्कूटर के सस्ते होने की उम्मीद नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार के इस ऐलान से ऑटो सेक्टर को कितना फायदा मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर पर सरकार मेहरबान देखी। वित्त मंत्री ने सेक्टर को 1.30 करोड़ एक्स्ट्रा पूंजी देने का ऐलान किया है। कोरोना की मार झेल रहे छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कर्ज गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। सरकार ने तय किया है कि 1 करोड़ 30 लाख एमएसएमई को दी जाएगी एक्स्ट्रा पूंजी। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजना। 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि व्यापारी कोरोना के पहले वाली स्थिति में आ सकें और खुद को उबार सकें। केंद्र सरकार सड़क निर्माण पर ज्यादा जोर दे रही है। वित्त मंत्री ने देश में 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की घोषणा की है। देश का विकास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। सरकार ने अब तक 1,40,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने का है। इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। देश में 1 साल में बनेगा 25,000 किलोमीटर हाईवे। भारतमाला प्रोजेक्ट, ग्रीन कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है। 16,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क सड़क परिवहन मंत्रालय तैयार कराएगा। सड़क निर्माण पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है। यही वजह है कि सरकार ने हर रोज 37 किलोमीटर हाईवे बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने ई शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही 1 क्लास 1 टीवी चैनल योजना का विस्तार किया जाएगा। कोरोना की वजह से 2 साल से शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। शहरी छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन गांव में इतनी सुविधा कहां है। अब सरकार डिजिटल शिक्षा पर जोर दे रही है। बजट में पीएम ई विद्या का दायरा बढ़ाया गया है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल का होगा विस्तार। 12 से 200 टीवी चैनलों का विस्तार किया जाएगा। हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। स्किल इंडिया मिशन से स्किल्ड वर्कर बनाने पर जोर। जमाना डिजिटल का है, इसीलिए डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है। बढ़ती महंगाई की मार झेल रही जनता को उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार कुछ राहत देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए देखते हैं क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा।
आम लोगों के लिए साल के बजट में कुछ खास नहीं है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को इस बात का इंतजार था कि उसके लिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। ऐसे में एक बार उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनकी कीमत कम या ज्यादा होने वाली है। विदेशी मशीन, कपड़ा, चमड़े का सामान, खेती का सामान, जूता चप्पल, मोबाइल चार्जर और हीरे का गहना सस्ता हो गया है, जबकि विदेशी छाता और आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी हो गई है। कैपिटल गुड्स पर 7.5% आयात शुल्क, बिना ब्लीडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी विकास पर जोर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस बजट में शहरी विकास पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए खास बजट दिया है। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। जल जीवन मिशन के तहत लोगों को घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। शहरी स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए, सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, देश भर के 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2,87,000 करोड़। अब देखना होगा इन घोषणाओं का असर कितना होगा। केंद्र सरकार देश के डाकघरों को हाईटेक बनाने में जुट गई है। सरकार के देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का फैसला कर चुकी है। वो जमाना अब चला गया जब डाकघरों में सिर्फ डाक टिकट मिलते थे। अब डाकघर हाईटेक होता जा रहा है, डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। देश भर में मौजूद 1.5 लाख से भी ज्यादा डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पोस्ट ऑफिस सर्विस में बदलाव होने जा रहा है। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव है। डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी। ग्रामीण इलाकों में अब भी बैंकिंग सुविधा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में ऐसी सुविधाएं मिलेंगी कि लोगों को जरूर फायदा होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होने पर बोली निर्मला सीतारमण। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होने का मलाल जरूर है, ये उन्होंने कहा, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ाना भी राहत की बात है। कभी कभी किसी काम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। There are times when you can give. There are times when it'll have to wait a bit longer. So I'm sorry it didn't happen. But बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड। मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूँ। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है। उन सब का राहत दिलाया नहीं है। हम मिडिल क्लास मतलब क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल होम्स जो देते हैं मिडिल क्लास को देते हैं। सीनियर सिटीजन्स में मिडिल क्लास नहीं है। आज स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के नाम में जो जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है इसीलिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है। सो मिडिल क्लास के वर्णन हम मन में रखें प्रश्न पूछने से पहले। नंबर 9। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।